तो भाजपा ज्वाइन की राव साहब से प्रभावित होकर या मोदी जी से प्रभावित होकर? 10 साल में जो मिला, क्या संतुष्ट हैं उससे? उस समय में जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस कई प्रकार की कांग्रेस हो गई थी। मूल कांग्रेस एक थी, हुड्डा कांग्रेस अलग थी, अलग अलग नेताओं की अलग अलग कांग्रेस आज भी है। तो दीपेंद्र हुड्डा को डेवलपमेंट का पैसा, पार्लियामेंट की ग्रांट मिलती है कि नहीं मिलती, से पूछो। अगर तुम्हें मिल रही है तो फिर औरों को क्यों नहीं मिल रही? ठीक है। तो फिर आप ये कह ही नहीं सकते कि विकास के मामले में मनोहर लाल जी ने या मोदी जी ने कहीं कोई भेदभाव बरता है। नमस्कार, देश रोजाना के खास शख्सियत से मुलाकात के सिलसिले में आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में मौजूद है सेक्टर 15 पार्ट 2 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जीएल शर्मा। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, खासकर दक्षिण हरियाणा के, इनके बारे में जानते भी होंगे। रेवाड़ी के मूलतः निवासी हैं, लगभग 20 साल से गुरुग्राम में हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले यानी कि 2013 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2013 से पहले सक्रिय राजनीति में कांग्रेस में थे और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे 2013 तक। गुरुग्राम के अंदर अपना एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा अस्तित्व और अपना वजूद बनाते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि जब वो पीएम मीटिंग थे और उनकी रैली हुई थी रेवाड़ी में, सैनिक रैली, उस रैली से प्रभावित होकर जीएल शर्मा और इनके साथ में 2 और जिलाध्यक्ष थे, डॉक्टर बनवारी लाल जी और राव राम सिंह जी। बनवारी लाल जी आजकल मंत्री हैं सरकार के अंदर, और जीएल शर्मा जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे कुछ खासकर भाजपा के संगठन को लेकर, गुरुग्राम को लेकर, इनका पर्सनल व्यक्तित्व को लेकर, आगे की तैयारियां क्या है उनको लेकर। शर्मा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे सीधी बात ये करेंगे कि राजनीति में शुरुआत कैसे की और क्या मकसद रहा, क्यों की? राजनीति में शुरुआत तो हमारे को, मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे, मेरी माताजी सरपंच थी जी, और मैं स्वयं भी सरपंच रहा। तो अच्छा, गांव के सरपंच रहे आप? गांव के सरपंच रहा। मैंने सरकारी सेवाएं की। 2004 में मैंने वीआरएस लिया। 23 साल। किस डिपार्टमेंट में थे? आई वाज द जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब जी, और उसका मैं स्टेट प्रधान रहा। 2080 में मैंने नौकरी ज्वाइन करी थी। 1980 में? 1980 में जी जी। और फिर मैंने 2004 में या 3 में वो वीआरएस ले लिया, यानी कि लगभग 23 साल सरकारी सेवा करने के बाद में। उसके बाद में चूंकि माता पिता स्वाभाविक तौर पर राजनीति तो खून में थी, कर रहे थे, राजनीति खून में थी, सीखा जी। और फिर मैं सरपंच रहा। उसके बाद में फिर हम गुड़गांव शिफ्ट हो गए, और मैं तो पहले ही शिफ्ट हो गया था, बच्चों को फिर मैं लेके आ गया जी। वो लगभग 22-23 साल से अब गुड़गांव में रह रहे हैं, यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं जी। राजनीति चूँकि शुरू से ही थी परिप्रेक्ष्य में। राव इंद्रजीत सिंह हमारे उधर से जटसाना विधानसभा से एमएलए हो गया करते थे। बाद में फिर वो पार्लियामेंटेरियन, उनकी कोर कमेटी के मेंबर भी थे आप। और फिर जब हम 2013 में नवंबर में राजपूत वाटिका में हजारों साथियों के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। रामविलास जी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष होते थे बीजेपी के, और फिर उसके बाद में फरवरी में राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करी जी। तो उसके बाद से लगातार पार्टी में, संगठन में अपना काम हम कर रहे हैं। तो भाजपा ज्वाइन की राव साहब से प्रभावित होकर या मोदी जी से प्रभावित होकर? नहीं, मोदी जी से प्रभावित जी। इवन राव इंद्रजीत सिंह भी मोदी जी से ही प्रभावित होकर गए। और उसका दूसरा एक और भी कारण था। उसका ये कारण था कि उस समय में जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस कई प्रकार की कांग्रेस हो गई थी। मूल कांग्रेस एक थी, हुड्डा कांग्रेस अलग थी, अलग अलग नेताओं की अलग अलग कांग्रेस आज भी है। और एक वो समय था कि उस ड्यूरेशन में खास तौर से दक्षिणी हरियाणा, और दक्षिणी हरियाणा में भी गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र हरियाणा के राजकोष में मोर देन 50 पैसा हमेशा देता है। कभी 56 पैसा होगा, रेवेन्यू में योगदान हो जाता है, कभी 65 पैसा योगदान हो जाता है, पर 50 से ऊपर का योगदान अकेला गुड़गांव जिला हरियाणा के राजकोष में करता है। और उसकी बनिस्बत डेवलपमेंट में डिस्क्रिमिनेशन उस समय में बहुत जबरदस्त हुआ। कांग्रेस सरकार जानता है, कांग्रेस की सरकार में ये कह सकते हैं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा लेड कांग्रेस की बात कर सकते हैं हम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जी, और उन्होंने, मुख्यमंत्री जो कि पूरे प्रदेश का होता है, लेकिन वो एक क्षेत्र विशेष में डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगा। यहाँ राव इंद्रजीत सिंह नाराज हुए, और सभी लोग मांग कर रहे थे कांग्रेस के भी हम इतना पैसा देते हैं तो हम ये नहीं कहते कि
अगर गुरुग्राम 60-70 पैसा अपना योगदान दे रहा है रेवेन्यू में, तो उसको उसके क्षेत्र में 60-70 पैसा ही लगे, ऐसा नहीं जी। अगर 22 जिले हैं तो 22 के 22 जिलों में डेवलपमेंट बराबर का होना चाहिए। 22 के 22 जिलों में जो नौकरी की बंदरबाट हो रही थी वो खत्म हो करके सब जगह लोगों को बराबर का हक नौकरी में युवाओं को मिलना चाहिए। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बराबर का हक मिलना चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं रहा था। बहुत सी चीज़ें थी जिनकी वजह से नाराजगी बनी, और कांग्रेस छोड़ने का सबसे बड़ा कारण डिस्क्रिमिनेशन इन डेवलपमेंट। और डिस्क्रिमिनेट मतलब ये कह सकते हो कि वाद बहुत तीव्र गति से उस वक्त फैला, और वाद और विवाद ये दोनों ही खतरनाक होते हैं। बिल्कुल। तो वाद की वजह से जो अन्य बच्चे जो नौकरी, क्षेत्रवाद, जातिवाद, बिरादरीवाद, ये सब कुछ, भाई भतीजावाद, हाँ जी हाँ, क्षेत्रवाद, ये सारी चीजें उस वक्त बड़ी तीव्र गति से चल रही थी, जिससे दूसरे लोग आहत थे। उन आहत लोगों ने फिर सोचा, इधर मोदी जी का प्रभाव पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा था, और एक अच्छी एक बदलाव की सोच लेकर के और मोदी जी से प्रभावित होकर भाजपा। आपने बताया कि उस समय पर विकास के मामले में दक्षिण हरियाणा से सीधे सीधे भेदभाव था। आज क्या समझते हैं, 9 साल हो गए आपकी सरकार मैं ये मान के चल सकता हूँ कि 2014 में जो हमारी सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी। दोनों सरकारों ने हरियाणा में बहुत, उन्होंने देश में, और मोदी और मनोहर की जोड़ी हम मान के चलते हैं, तो इस जोड़ी ने बहुत बेहतर काम किया। अगर देश की आज हम बात कर सकते हैं तो 3 तरह की चीजें होती है जो इंसान सोचता है। बहन बेटियां हैं, एक तो सुरक्षा, एक आपका सम्मान, और एक आपकी इनकम जी। ये 3 अपेक्षा आदमी लेके चलता है कि भी जीवन में और कुछ नहीं मिले तो सम्मान तो मिलना ही चाहिए। तो सम्मान व्यक्तिगत भी और सम्मान राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो आज भारत देश का जो मान और सम्मान है, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व जानता है इस बात को कि मोदी जी के प्रधानमंत्री पद का दायित्व ग्रहण करने के बाद में आज भारत विश्व में एक नामी ग्रामी देश है, और विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। जो देश विकसित देश थे उनको पीछे पछाड़ करके, और हम लोग 5वें स्थान पे आ रहे। ऐसी अपेक्षा है कि शायद अगले 5 वर्ष में हम मतलब विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे जी। और जो एक स्वप्न था कि भारत का कभी डंका बजता था विश्व में, विश्व गुरु भारत कहलाता था, उस ओर भारत फिर दोबारा से अग्रसित है, क्योंकि तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति अर्थव्यवस्था बनने के बाद में आप नंबर 1 भी बनेंगे, और नंबर 1 के आधार पे आज भारत का प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है तो दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनको नमन करते हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष ने तो पैर छुए पीछे, सिरो दीर्घायुष्मान भव, यशस्वी भव का आशीर्वाद मोदी जी की तरफ से उनको निकला। तो यही भारत की खूबी थी कि भारत अन्य देशों को, पूरे विश्व को अपना मार्गदर्शन देता था, और सम्मान की दृष्टि से भारत अब उस ओर, यानी कि सांस्कृतिक धार्मिक सारी विरासत मिल रही है। शर्मा जी, दूसरी होगी इनकम की। चिल्लाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, भारतवासी की जब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो उस नाते से ये भी संभव है कि हमारी इनकम बढ़ी है, देश की आय बढ़ी है, देश के अंदर काम अच्छे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, तो ही तो हम इतनी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बने हैं। तो जहाँ इनकम की बात है उसमें भी देश विश्व में अच्छी स्थिति पे आ गया है। अब होती है सामाजिक सुरक्षा या अपनी सुरक्षा। तो राष्ट्र की सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो किसी समय में हम रामायण में, जब रामायण पाठ होता है तो हम सुनते थे कि हनुमान जी लंका में गए थे और ऊपर उडारी भर के गए थे, लंका को तहस नहस करके बिल्कुल वापसी आ गए थे सीता मैया की खोज करके। आज के दिन मोदी के नुमाइंदे जो देश हमारे से आंख तरेरता है, पहले एलओसी क्रॉस करने के लिए फौज इंतजार करती थी देश के नेतृत्व का, प्रधानमंत्री का, कि कोई सूचना दे तो हम एलओसी जाके एलओसी क्रॉस करके मार सकते हैं। लेकिन आज देश को कोई भी आंख दिखाने की स्थिति में नहीं है। आज हमारे कमांडो जाते हैं पाकिस्तान में, अंदर जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और उनको मार करके फिर अपने देश में आ जाते हैं। आज भारत उस स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि में है। चाइना हमारे से आंख तरेर रहा था, चाइना को डोकलाम में अंगद की तरह पैर गाड़ के 1 इंच नहीं बढ़ने दिया गया। जब पहले चाइना की आदत थी कि वो कई सौ किलोमीटर बढ़ जाता था, फिर 5-10 किलोमीटर हट जाता था। अब देश के हाथ
मजबूत, देश की डोर मजबूत व्यक्ति के हाथ में है और देश रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से सक्षम है, मजबूत है, जब चाहे जब किसी को भी ठोक सकता है। तो आज देश ना आंख झुका के बात करता, ना आंख दिखा के बात करता है, परंतु देश आज आंख मिला के बात करता है, ये कह सकते रहा है। ये परिस्थिति आज हिंदुस्तान में मोदी जी की। शर्मा जी, अभी आपने बात की वाद की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नारा दिया हुआ, हरियाणा एक हरियाणवी एक, कितना सार्थक मानते हैं उसे? दूसरा सवाल साथ साथ जोड़ रहा हूँ जी। विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि कुछ खास जातियों के साथ भेदभाव होता है, दोनों का जवाब चाहूंगा आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये यही मैं कहना चाह रहा था। अब जैसे मोदी जी ने किया तो दूसरा स्थिति आती है देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। जी। इन्होंने जैसे ही चार्ज संभाला, इतने अच्छे अच्छे काम हुए कि जो जातिवाद जो फैल रहा था वो खत्म हुआ और आज मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी हरियाणा में मिल रही है। जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, जो अच्छे नंबर पाएगा, वो नौकरी मिल जाएगा। बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियों को योग्यता के आधार पर देने का निर्णय हमारे मनोहर लाल लेड सरकार का, मनोहर लाल जी का बहुत अच्छा रहा और उससे हरियाणा में एक परिवर्तन आया है। युवाओं में जो जिन लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था, पुनः पढ़ाई की तरफ चले हैं और बच्चों में एक संदेश चला गया कि अगर हम अच्छा पढ़ लेंगे, कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, तो हम आराम से बिना पैसे के अपनी मेरिट के आधार पे नौकरी पाने में सक्षम होंगे। दूसरा हो गया डेवलपमेंट। अभी बेशक हमारे कहीं विधायक हैं या नहीं है जी, आज हरियाणा का पैसा रिलीज होता था, हमारे पार्टी में चर्चा चलती है, वन चाहे विधायक विपक्ष का है। अब रेवाड़ी में विपक्ष का विधायक है, आपके इधर तो चलो सारे हैं, लेकिन एक दो एक फरीदाबाद में भी हैं जी। ऐसे करके विपक्ष के विधायकों को भी डेवलपमेंट का पैसा उतना ही मिलता है जो बीजेपी के विधायक को मिलता है। ऐसे बीजेपी के सांसद को जो पैसा मिलता है उतना ही पैसा, चाहे वो पक्ष का सांसद है चाहे विपक्ष का, उसको डेवलपमेंट करने में अपने, जैसे अब दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा से हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा को डेवलपमेंट का पैसा पार्लियामेंट की ग्रांट मिलती है कि नहीं मिलती, तो पूछो। अगर तुम्हें मिल रही है तो फिर औरों को क्यों नहीं मिल रही? ठीक है, तो फिर आप ये कह ही नहीं सकते कि विकास के मामले में मनोहर लाल जी ने या मोदी जी ने कहीं कोई भेदभाव बरता है। हमने क्षेत्रवाद को खत्म किया, हमारी सरकार ने वाद को खत्म किया, भाई भतीजावाद को खत्म किया, क्षेत्रवाद को खत्म किया, समान विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के सपने को साकार करते हुए 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास का कार्य कराया है। और ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल हुई है कि बल्कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता, जहाँ से विधायक कांग्रेस का है, वो मुख्यमंत्री जी को जाके कहता है कि विधायक सरपंचों को फोन करके कह रहा है कि भाई कुछ डेवलपमेंट कराना है, तो सरपंचों से पूछ रहा है भाई पैसे मैं दे सकता हूँ, आप बताओ क्या काम कराना है। यानी कांग्रेस का विधायक विपक्ष का विधायक इस राज्य में पूछ रहा है, इससे बढ़िया शासन और क्या चाहिए? और फिर भी अगर किसी के पेट में मरोड़ी है तो उसका तो इलाज नहीं ना, तो कुर्सी का काटे। मतलब आपकी नजर में हरियाणा एक हरियाणवी एक पूरी तरह सार्थक है, 100% सार्थक हो रहा है। पिछले बार, अब तो दीपक मंगला जी है पलवल से, पिछली बार दीपक मंगला जी नहीं थे पलवल से, लेकिन उसके बावजूद भी क्या पलवल का विकास पिछले योजना में हुआ कि नहीं हुआ? आज नीरज जी जो फरीदाबाद से एमएलए हैं, आप हमारे यहाँ से रेवाड़ी से एमएलए हैं कांग्रेस के, दान सिंह जी महेंद्रगढ़ से एमएलए हैं, इस क्षेत्र में उनसे पूछा जाए कि भी तुमको पैसे मिलते हैं डेवलपमेंट, क्या नहीं मिलते हैं? तो अगर मिलते हैं तो इससे बढ़िया शासन और क्या चाहिए? आपके समय में तो नीरज शर्मा तो बहुत आरोप लगाते हैं, पानी में बैठ जाते हैं जाके, कह रहे सरकार भेदभाव कर रही है। ऐसा राजनीति करने के लिए जो कुर्सी ने काट रखे हों उनका तो इलाज किसी के पास नहीं है। उसके लिए समान, जैसे मनोहर लाल जी देखते हैं कि हरियाणा को एक दृष्टि से देखते हैं, उसके लिए उन लोगों को भी ये दृष्टि अपनानी पड़ेगी। कुछ चीजें हैं जो लोगों को नहीं ध्यान में आती है। परसों परले दिन दीपेंद्र जी हुड्डा यहाँ पे आए, यहाँ कह गए कि गुड़गांव का तो विनाश हुआ पड़ा है। तो मैं बड़ा, मेरे को हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ यहाँ जिला कांग्रेस का अध्यक्ष था और हम चिल्लाते मर गए थे कि भाई हमारे यहाँ पे कोई एक अथॉरिटी ऐसी बना दीजिए कि हमारा जो सारा डेवलपमेंट का काम है उसको जब हम भेजते हैं तो चंडीगढ़ जाते जाते वो इतनी सी फाइल रह जाती है, बारी सारे कागज उड़ा दिए जाते हैं। तो हरियाणा गुड़गांव का जो डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन वो पूरी नहीं हो पा रही है। और मैंने तो बल्कि हमने एक आर्टिकल निकाला था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उसमें दिखाया था कि रोहतक के अंदर स्ट्रीट लाइट के लिए 4 ये थे, एक बीच से थी, और यहाँ गुड़गांव में अंधेरा था। तो आज गुड़गांव में, उस वक्त के गुड़गांव का अगर हम बात करते हैं तो नए गुड़गांव से पुराने गुड़गांव में आने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते थे। आज इनको हिरंडा चौक का फ्लाईओवर दिखाई नहीं दे रहा, आज इनको राजीव चौक का फ्लाईओवर दिखाई नहीं दे रहा,
आज इनको इफ्को चौक का फ्लाईओवर दिखाई नहीं दे रहा, सिग्नेचर टावर चौक का फ्लाईओवर नहीं दिखाई दे रहा, महाराणा प्रताप चौक सुखराड़ी का अंडरपास और फ्लाईओवर दिखाई नहीं दे रहा, अतुल कटारिया चौक पे अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए हैं वो इनको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो चश्मा ही नहीं है। चश्मा तो दूसरा पहने बैठे ना, कुर्सी के काटे हुए लोग हैं। आज वो स्थिति नहीं है गुड़गांव में। आज आप 15 मिनट में नए गुड़गांव से पुराने गुड़गांव में एंट्री कर जाते हैं। चश्मे की बात कर रहे हो आप जी। एक महागठबंधन हो रहा है पूरे देश के अंदर और चश्मे वाले और कांग्रेस वाले दोनों वहाँ थे। कुछ ऐसा हो सकता है हरियाणा में? अगली बात बाद में करेंगे। हरियाणा अगर वो ऐसा होता है, कहीं वो चश्मा भी पहन लेते हैं साथ साथ, तो कितना असर रहेगा हरियाणा की राजनीति पे? मैं मान के चल सकता हूँ कि हरियाणा में जिस हिसाब से जिस तरीके से आज के दिन करप्शन मुक्त हरियाणा यानी योजनाओं लगभग योजनाओं को मनोहर लाल जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया। एक सबसे बड़ा विश्वास देश में और प्रदेश ने हमारे ने लोगों पे किया। पहले आप ध्यान करेंगे कि अगर किसी को कोई चीज़ अप्लाई करनी होती थी तो उसके लिए अटेस्टेशन पावर गजटेड अफसर को यानी लोग अपने कागजात के लिए किसी क्लास 1 ऑफिसर के पास जाना पड़ता था, क्लास 1 पे जाते थे। आज के दिन कोई जाता है क्या? सेल्फ अटेस्ट क्या कर दिया? अपनी जनता पे भरोसा किया, अटेस्टेशन की पावर जनता को खुद दे दी। इसी तरह से लगभग हर चीज। अभी थोड़ी देर पहले एक अधिकारी बैठे हुए थे, तो आज आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, आज आपको डेथ सर्टिफिकेट लेना है, आज आपको कोई अपनी फर्द लेनी है, आप सीधा ऑनलाइन जाओ 2 मिनट में आ जाएगी। तो पटवारी के चक्कर काट मतलब आप ये मान रहे हो कि आपके काम को देखते हुए कोई चुनौती नहीं है? कोई चश्मा पहन ले, कोई चश्मा पहने, चाहे कोई चश्मा के साथ पहने, चाहे झाड़ू पहने आ जाए इकट्ठे जी, कोई नीचे से चश्मा पहन के झाड़ू लगाए जी। ओ हरियाणा में मनोहर लाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश में नरेंद्र मोदी ने जो विपक्ष का काम था उसको झाड़ू लगा दी और ईमानदारी का अच्छा मेरिट का शासन आया है, जिसमें आम आदमी की सुनाई हो रही है, जिसमें आम आदमी को कष्ट नहीं हो रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बड़ी सोच है, वो कहते हैं कि लोगों को सारी सुविधाएं घर में मिलनी चाहिए, वो लाइन में क्यों लगे। आज आपकी वृद्धा पेंशन बन रही है, वृद्धा पेंशन आपको जान धक्के खाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही परिवार पहचान पत्र में आपकी 60 साल पूरी हुई, तुरंत अधिकारी आपके घर आते हैं, आपके साइन कराते हैं और पेंशन बन जाती है। आपको नहीं जाना कहीं भी, किसी को कष्ट करने की जरूरत नहीं। बहुत सी चीजें ऐसी दी हैं। फसल की बात करें, किसानों की बात करें, किसानों को कांग्रेस के समय में 33% एटलीस्ट खराबा चाहिए होता था और मुश्किल से 500-700 रुपए ये कोई मुआवजे की कीमत थी। कई जगह तो 12 या 2-2 रुपए के भी मुआवजे आते थे। आज के दिन देश के प्रधानमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बाजरे का भाव 2750 है। कभी देखा था क्या? कभी सुना क्या? 2200 में तो बाजरा खरीदा गया। हमारा तो क्षेत्र है ऐसा था। तो आज के दिन लोगों ने ये कर दिया कि 25% नुकसान है तो भी हम मुआवजा देंगे और मुआवजा एटलीस्ट 12,000 देंगे। तो 12,000 से 25,000 तक का मुआवजा है। तो किसान को जोखिम फ्री किया, किसान की इंश्योरेंस करी, किसान की फसल की इंश्योरेंस करी, किसान के पशु की इंश्योरेंस करी। 100 रुपये में गाय बैल भैंस और 40 रुपये में बकरी और ये जो छोटे पशु हैं उनकी 40 रुपये। इस तरह से करके हर किसान को जोखिम फ्री कर दिया जी कि आपका कुछ नहीं बिगड़ना, जो बिगड़ेगा तो आप इंश्योरेंस कराइए, जो बिगड़ेगा वो सरकार का बिगड़ेगा या जो कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस करेंगे वो देंगे, क्लेम देंगे, आप ले। तो इस तरह से किसी प्रकार भावांतर भरपाई योजना दी। अगर आपने बागवानी करी है, आपने सब्जियों का कोई काम किया है और कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि लागत से ज़्यादा टमाटर को या आलू को बाहर फेंक के चले जाते थे, गोभी को बाहर फेंक देते थे भी जब कीमत नहीं मिल रही। आज के दिन जो आपकी योजना, जितना खर्चा आपका आता है पूरा खर्चा आपको उससे कम नहीं मिलेगा। ये भावांतर भरपाई योजना हमारी सरकार ने शुरू कर रखी है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मिला है। व्यापारियों के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया। आप एक बहुत बड़ा काम शहर के लोगों के लिए किया। आपने तय बाजारी में या वैसे दुकानें ले रखी नहीं और उसमें आप किराया दे रहे थे लेकिन आप मालिक नहीं बन सकते, मालिक नकदी है उनको। कितना बड़ा एक बड़ा काम किया कि व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को उनकी जगह का उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट से मालिक बना जी। आज वो निसंदेह कह सकते हैं कि ये चीज मेरी है, उस पर लोन ले सकते हैं। हाँ। ऐसे ही गांव में लाल डोरा था, बड़े झगड़े थे गांव में लाल डोरे के, जिसका वो कहते थे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसने कब्जा कर लिया उसी का रहेगा। लेकिन वो सारा विवाद समाप्त हो गया। जो असली मालिक थे
उनके नाम उनके प्लॉट चढ़ा के बाकायदा रजिस्ट्री करा सकते हो, आप उन पे भी लोन ले सकते हो। संगठन के आदमी हैं आप, संगठन में प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इलेक्शन मोड पे लगभग देश और प्रदेश सब कुछ आ रहा है, कैसी तैयारियां हैं संगठन के स्तर पर? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, भारतीय जनता पार्टी या उसका कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन 24/7 तो 365 हमेशा तैयार रहता है। वो फौजी की तरह रहता है, अपना सब मतलब बैरक में नहीं जाते, रखे, कोई बैरक में कभी नहीं जाते, काम होने नहीं देते संगठन। हमारे अगर संगठन की दृष्टि से बात करें तो आप जो कह रहे थे जितने बागड़ बिल्ले हैं वो सारे भी इकट्ठे हो जाएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का मुकाबला किसी कीमत पर नहीं कर पाए। 10 साल से कांग्रेस के पास कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। एक भी कोई, ना तो इनका ब्लॉक अध्यक्ष है, ना इनका जिला अध्यक्ष है, ना इनका स्टेट एग्जीक्यूटिव, कुछ नहीं है। सब ऐसे ही हवा में वन मैन आर्मी है। भूपेंद्र हुड्डा जी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भूपेंद्र हुड्डा है। आज तो बल्कि ये स्थिति हुई पड़ी है, सबको पता है। किरण चौधरी जी को पता है, कैप्टन अजय सिंह जी को भी पता है, रणदीप सुरजेवाला पुराने परिचित सभी लगे हुए, सबको पता है आपके पुराने परिचित हैं, कौन कांग्रेस है, कौन कांग्रेस के अंदर है। तो इनकी हालत तो ये हो गई है। ऐसे चाहे दूसरे विपक्ष के लोग हों, किसी के पास भी कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश जी धनखड़ के मार्गदर्शन में हरियाणा में मतलब मजबूती के स्तर पे मजबूत होती जा रही है। हमने पहले प्रदेश का अपना संगठन बनाया, फिर जिले में संगठन बनाया, फिर मंडल का संगठन हमारा बढ़ा, उसके बाद में शक्ति के अंदर संगठन खड़ा हुआ, और आज के दिन हम बूथ समिति से पन्ना समिति की तरफ जा रहे हैं। यानी कि पन्ना प्रमुख से पन्ना समिति भी होंगी अब। पन्ना समिति यानी जो हमारा पन्ना प्रमुख है वो है एक पन्ने का मालिक। हाँ जी, हाँ। उसमें वो आगे अपने 4 और जोड़ेगा और वो कहलाएगी पन्ना समिति। तो पन्ना समिति की तरफ पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे लगभग सभी विधानसभा में होगी, कुछ विधानसभा बची है, और लगभग जो हमारा पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ वो बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। मतलब जितने हम अपेक्षा कर रहे हैं उससे भी ज्यादा पन्ना प्रमुख हमारे विधानसभा में बन रहे हैं। इसके अलावा आपने उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि अभी हमारा 1 महीना जो पिछला गया 29 मई से 30 जून तक, तो हमने लगातार फील्ड में काम किया और 10 की 10 लोकसभा में हमारी रैलियां हुई। और यहाँ तक हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी कभी अपनी एक प्रदेश स्तरीय रैली करने के लिए भी उनको ताकत लगानी पड़ती थी, आज ओम प्रकाश धनखड़ जी के मार्गदर्शन में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज भाजपा एक दिन में 3 लोकसभा की रैली करने में सक्षम हुई। आपकी गुड़गांव लोकसभा की रैली थी, फरीदाबाद की रैली थी, और उसी दिन रोहतक की लोकसभा की रैली, 3 लोकसभा की रैलियां, और हजारों व्यक्ति, और ऊपर से परमात्मा की तरफ से इंद्र महाराज प्रसन्न थे। इंद्र देवता अपने पूरी छटा दिखा रहे थे, उसके बावजूद खचाखच इन रैलियों में भीड़ हुई। यानी बीजेपी आज इतनी सक्षम है कि एक दिन में 3 लोकसभा की रैली कर सकती है। विपक्ष तो 500 आदमी जोड़ने में सक्षम नहीं। मतलब कार्यकर्ताओं के दम पे बीजेपी मजबूत है। कार्यकर्ताओं के दम पे, नेतृत्व के, स्वाभाविक है कि नेतृत्व इंस्पायर करता है। हमारे प्रदेश के प्रभारी बहुत मजबूत हैं, विप्लव देव जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनका अनुभव हमें मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश जी धनखड़ एक बहुत मंझे हुए सुयोग्य राजनीतिक व्यक्ति हैं जो 24 घंटे रोटेट करते रहते हैं। वो है मनोहर लाल जी जैसे संगठन मंत्री, पहले पार्टी संगठन में रहे, तो संगठन और सरकार का दोनों का ज्ञान होने के कारण से एक बहुत अच्छी टीम हरियाणा को मिली हुई है। और हरियाणा में सबसे बड़ी बात ये होगी, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और डेवलपमेंट, डिस्क्रिमिनेशन यानी विकास में भेदभाव, इन 3 चीज़ों को हमारी सरकार ने समाप्त करके प्रत्येक व्यक्ति को अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है उसको किस प्रकार लाभ पहुंचाया जाए, इस ओर ये दोनों सरकारें केंद्र और प्रदेश की हमारी लगी हुई है। और पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के लोग और देश के लोग लोकसभा में और विधानसभा में हम तीसरी बार सरकार बना करके देश की, ये तो बातें हो गई देश की, प्रदेश की, संगठन की, मोदी जी की, धनखड़ साहब की, मनोहर जी की। 2 सवाल पर्सनल जीएल शर्मा जी से बताइए। 9 साल पहले पार्टी में आए थे जी, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल में जो मिला, क्या संतुष्ट हैं उससे? हरियाणा डेयरी विकास प्राधिकरण के आप चेयरमैन रहे एक बार, लगभग 1 साल तक। पूर्ण रूप से संगठन ने जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता की कहीं अनदेखी होती ही नहीं है।
कि यहाँ इतने आँख कान नाक है, सब एक दूसरे को देखते कौन आदमी कितना सक्षम है, क्या कर सकता है। तो पिछले चुनाव में मैं कांग्रेस में रह के भी गुड़गांव से विधानसभा की टिकट मांग रहा था, नहीं बात बनी। और फिर मैंने 2009 मैं वही पूछ रहा हूँ, अगला सवाल वही कर रहा हूँ आपसे, मांगी और नहीं कामयाब हुआ। अगला सवाल फिर वही कर रहा हूँ आपसे। लेकिन मेरा तात्पर्य ये है कि पिछली बार जब उमेश जी को टिकट मिल गई तो मेरे को संगठन ने बराबर मतलब डेयरी फेडरेशन का चेयरमैन बनाया। और जब मैंने ज्वाइन किया तो वो हमेशा घाटे में चलने वाली संस्था थी। हाँ। और जब मैं 4.5 साल बाद उसको छोड़ के जब आया तो वो 42 करोड़ के शुद्ध लाभ में थी जी। तो हमने अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने परिश्रम का फायदा सरकार को दिया और उस फेडरेशन को हम फायदे में पहुंचा के आए। अब जो लोग पिछले बार सरकार का आनंद ले गए थे या सरकार में काम कर रहे थे, उन लोगों को संगठन ने ऐसा सोचा कि अब की बार संगठन में काम करना चाहिए। तो प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व, उसके साथ साथ मुझे पूरे हरियाणा में जो कार्यालय बन रहे हैं तो हमारा एक विभाग है, उसका प्रभारी के नाते मेरे को काम दे रखा है जी। इसके अलावा डेरा और संत समन्वय विभाग एक हमारे संगठन ने बनाया हुआ है, वो उसका प्रभार मेरे पास है, उसका भी मैं प्रभारी हूँ। और इसके अलावा एक जिला कुरुक्षेत्र है जिसका मैं कुरुक्षेत्र का भी जिले के प्रभारी जी। तो उस नाते से काम देने में संगठन ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी और काम करने में, परिश्रम करने में हमने कमी नहीं छोड़ रखी। बहुत कुछ दिया संगठन ने, संतुष्ट भी है पूर्ण रूप से। अगली भूमिका क्या मानते हैं जीएल शर्मा अपनी, खासकर गुड़गांव के लिए? चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम के चुनाव भी होंगे, विधानसभा के भी होंगे, तो जीएल शर्मा क्या समझते हैं, क्या भूमिका मिले उनको और क्या उम्मीद है संगठन से, पार्टी से? ऐसा है, मैं जब आदमी कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, अगर उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो फिर वो निरंकुश हो जाता है, जीवन भी रुक जाता है, जीवन वही समाप्त हो गया। ठीक बात है, बिल्कुल। तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें और विधायक बने, सांसद बने, और कार्यकर्ता में से बनते भी हैं, बिल्कुल। तो मेरी भी इच्छा है कि गुरुग्राम से मैं शुरू से लेके, मैं जब से कांग्रेस से लेके और अब तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक बार गुड़गांव का प्रतिनिधित्व बतौर विधायक करूँ। अब वो अभी तक नहीं समझ में आई, संगठन में नहीं कोई सोच बनी, पर अब की बार भी मेरा दावा प्रबल है। गुड़गांव की कोई कॉलोनी, कोई ऐसी जगह बची नहीं जहाँ मैं दोनों पैर मेरे नहीं टिके हों। मैंने गुड़गांव में बहुत मेहनत की है, हर एक कॉलोनियों में जाना, हर एक समाज में जाना, और प्रत्येक वर्ग 36 बिरादरी अपना सम्मान भी करती है। और जो संभव हो पाया, जितना विकास कार्य या जितना भी मेरे से होता है वो संभव हुआ है, वो हमने सब लोगों के लिए किया भी है। इसलिए करके है कि आज के दिन राजनीति में 24 घंटे में अगर संगठन मुझे कहता है, यार ऐसे कई बार परख हुई है, संगठन ने कहा है, रात को फोन आया, शर्मा जी कल 1000 आदमी इकट्ठे करके और प्रदर्शन करना है या धरना देना है, तो मतलब 24 घंटे में 1000 आदमी, 1500 आदमी, 2000 आदमी इकट्ठे करने की अपनी क्षमता इसलिए है कि एक परिवार की तरह हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है, और उनका दिन रात सुख में दुख में हम काम करते हैं। तो एक ग्रुप, एक ऐसा पारिवारिक संबंध हमारा हुआ है, उसको हम जीएल परिवार भी बोलते हैं, भाजपा परिवार भी बोलते हैं, और एक प्राइवेट तौर पे भी जैसे सामाजिक रिश्ते होते हैं उसके आधार पे भी बोलते हैं। तो एक ग्रुप बनाया हुआ हमने और सबकी सेवा की है। तो अपेक्षा भी है कि अगर संगठन सोचेगा, जिस लायक भी सोचेगा, संगठन से बाहर तो जाना नहीं, निर्णय संगठन का है, पर अपने आप को बतौर विधायक भी, और नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव में भी संगठन अगर चुनाव, चूँकि अभी तो वार्डबंदी फिर दोबारा से होनी है, फरीदाबाद की भी, गुरुग्राम की भी, अभी एक नया तरीका तय कर दिया। पहले जो प्रसिमन बनता था वार्डों का, वो जनसंख्या के आधार पे था, लेकिन अब जो प्रसिमन हो रहा है, एरिया वाइज भी हो रहा है, परिवार पहचान पत्र, परिवार पहचान उसमें आइडेंटिफाई हमारी सरकार ने किया है। तो परिवार पहचान पत्र के आधार पे अब दोबारा से प्रसिमन होगा, उसके बाद में चुनाव आएगा, और चुनाव में जहाँ पार्टी संगठन जिस प्रकार का आदेश देगी कार्यकर्ताओं को, उस प्रकार से अपना काम करेंगे। चुनाव लड़ाएगी, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ाएंगे, कहेंगे कि किसी को जिताना है तो उसको जिताएंगे। तो ये थे जीएल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आजकल लंबे समय से जुड़े भी हुए हैं। आपको पहले ही बता दिया। तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि कुछ अगली सीढ़ी चढ़ें,
शर्मा जी ने बताया पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में, मोदी जी के बारे में, देश के बारे में, बीजेपी के बारे में, प्रदेश के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा की और अगली भूमिका के लिए भी संगठन में रहते हुए तैयार हैं कि संगठन जो भूमिका देगा उसका निर्वहन करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है शर्मा जी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका। आप लोग अच्छे हैं, अपने जनता की आवाज़ बन करके आप लोग काम करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। देश रोजाना आपके जो टीवी चैनल है और आपका जो अखबार है वो दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करे, जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर रहे हैं आप, और आगे इससे भी अच्छे तरीके से और खरा उतरे। जी 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 जी, शुभकामनाएं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे GL शर्मा जी। अगली बार फिर किसी बड़ी हस्ती से आपसे फिर मिलेंगे और आपको मिलवाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।